हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ यूनिट 2। हमने लास्ट वीडियो में देखा अबाउट ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ व्हाट इज़ आवर रोल एज एन इंडिविजुअल टू कंजर्व दिस एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम वर्ड था वो फर्स्ट 1935 में एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टैंसली के द्वारा यूज़ किया गया था। इकोसिस्टम का मीनिंग ये होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके और एनर्जी और मैटर एक्सचेंज करके इकट्ठे रहे। जो टर्म इकोलॉजी था वो फर्स्टली एक जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में ये टर्म यूज़ किया था। जो ग्रीक वर्ड ओइकस है उसका मीनिंग होम होता है और लोगोस का मीनिंग स्टडी होता है। एंड joining this the word term ecology was first made. Ecology is the study जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स और उनके नेचुरल हैबिटेट के बारे में हम पढ़ते हैं। Now, classification of ecosystem. There are two types of ecosystem: natural and man-made. Man-made ecosystems में हम ऐसे ecosystems जैसे कि aquariums, gardens, dams इनकी बात करते हैं जो humans ने बनाया होता है। Next, we are going to talk about the natural ecosystems. There are two types, again, terrestrial and aquatic. Terrestrial is further divided into three types: forest, grassland and desert. Then we have aquatic ecosystem which are divided into freshwater ecosystems and marine ecosystems. Freshwater ecosystem is further divided into two types: standing water, which is lentic, and running water, which is lotic. स्टैंडिंग वाटर में एग्जांपल्स आ जाती हैं जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स की, और रनिंग वाटर में एग्जांपल्स आ जाती हैं जैसे कि रिवर्स की। These are a few examples of natural and man-made ecosystems. Moving on to structure of ecosystem. Firstly, abiotic chemicals जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूसर्स को इनपुट प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद सोलर एनर्जी। और जब प्रोड्यूसर्स जो हैं ये एबायोटिक केमिकल्स लेते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, then at that step heat is evolved. These producers are further consumed by consumers, or when they die, that they are consumed by decomposers. At every step of ecosystem heat is released, that is energy is released. जब कंज्यूमर्स, चाहे वो हर्बीवोर्स हो या कार्निवोर्स हो, जब वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं यानी कि प्लांट्स को खाते हैं, देन अगेन हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज produced, and further when they die they are decomposed and fed to decomposers such as bacteria and fungi. After the decomposition, again chemicals such as abiotic chemicals are released into the environment again, and the cycle continues. Now we are going to talk about ecosystem structure. There are two types: abiotic and biotic. Abiotic includes all the non-living components जैसे कि climatic factors हो गए और geographic factors हो गए. We are going to focus on biotic components, which are producers, consumers and decomposers. Starting with producers, ऐसे organisms जो अपना खाना खुद produce करें उन्हें producers कहते हैं. There are two basic types: autotrophs और chemoautotrophs. Photoautotrophs ऐसे producers होते हैं जो अपना खाना in the presence of sunlight बनाए.
और कीमोऑटोट्रॉफ्स ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस बनाए। कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करें उनको कंज्यूमर्स कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स: herbivores, carnivores, omnivores and detritivores. स्टार्टिंग विद herbivores, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स से डायरेक्ट एनर्जी लेते हैं, यानी प्लांट्स डायरेक्टली प्लांट्स ही खाते हैं। नेक्स्ट आर कार्निवोर्स which feed on other consumers such as herbivores. Then we have omnivores, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दोनों प्रोड्यूसर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाएं उन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं। देन आर डेट्रिटिवोर्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड टिश्यूज या ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करें उन्हें डेट्रिटिवोर्स कहते हैं। एंड एट लास्ट वी हैव डीकम्पोजर्स, जो ऑर्गेनिक मैटर जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पे फीड करते हैं। हेयर वी हैव सम एग्जांपल्स, जैसे प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल्स और द ऑटोट्रॉफ्स जिनको हम कह लेते हैं आर ग्रीन प्लांट्स और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। देन वी हैव द कंज्यूमर्स और द हेटेरोट्रॉफ्स। we have primary consumers such which are the herbivores such as rabbits and insects. Then we have secondary consumers which are the carnivores such as frogs. Tertiary consumers which are the top carnivores such as snake and big fishes. And at last we have omnivores which are the humans or rats. After consumers we have decomposers, और decomposers में different types of bacteria और fungi आ जाते हैं। Functions of an ecosystem, we are going to start with food chain क्या होता है और food web क्या होता है। Starting with food chain, एक ऐसी सीरीज जो ऑर्गेनिज्म को हर एक ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ खाने से मिलती है, एक दूसरे को खाने से मिलती है, और जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास ऑन होते हैं। जब ऐसे मल्टीपल फूड चेन्स कंबाइन करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उसे उस फॉर्म को हम फूड वेब कह देते हैं। देन वी हैव द एनर्जी फ्लो which takes place via the food chain and the food web. Then we have the ecological pyramids, such graphical representation which show the biomass or the bioproductivity at each trophic level. Starting with food chain, एक ऐसी सीरीज ऑर्गेनिजम्स की जो बार बार खाना खाकर और दूसरों का खाना बनकर एक रेपिटेशन बने, उसे हम फूड चेन कहते हैं। फर्स्टली वी हैव ग्रेजिंग फूड चेन which is a common food chain which start with a plant or a product of a plant. Then we have the detritus food chain, which is a food chain formed when the organisms eat organic waste or dead matter from the grazing food chain or the primary food chain. Grazing food chain की एक example है, जैसे कि producers such as flour are eaten by caterpillars, the primary consumer. Then they are eaten by frogs, then by snakes, and then by bigger animals such as owls. Then we are going to talk about trophic levels. ऐसे different feeding levels एक food chain में जो energy flow को दर्शाते हैं एक organism से दूसरे organism तक, उसे trophic levels कहते हैं। Firstly, producers which are at the first trophic level, also called as autotrophs. Then we have the primary consumers or the herbivores which are at the second trophic level since they eat plants. Then we have the secondary consumers or the primary carnivores which are at the third level. And at the last level we have the tertiary consumers or the secondary carnivores which are at the fourth trophic level.
And for decomposers, they have a special role, so they are not included in the diagrammatical representation. Now food web, एक ऐसा इंटरलॉकिंग पैटर्न जब डिफरेंट फूड चेन्स को एक सिंगल फूड चेन में रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे पैटर्न को हम फूड वेब कहते हैं. जैसे कि इस एग्जांपल में ग्रास जो एक प्रोड्यूसर है, दैट कैन बी ईटन बाय आइदर अ माउस और अ रैबिट और अ ग्रास हॉपर. Grasshopper can be further eaten by a snake or a small bird such as kookaburra. And on the other hand, mouse can be eaten by a snake or a small bird such as kookaburra. The snake can be further eaten by small birds such as kookaburra or large birds such as wedge-tailed eagle. And small birds can be at last can be eaten by large birds, and thus the food web is again started after the death of the uh, primary carnivores, omnivores. Decomposers again start this food web. Now energy flow in ecosystems. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या स्टेट करता था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड from one form to another form. Then second law of thermodynamics stated that कि कोई भी एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो 100% एफिशिएंट नहीं होती है. नाउ how it is due to the second law of thermodynamics, another rule, that is the 10% rule of energy was introduced, जिसमें ये बताया जाता है कि जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका जो 90% एनर्जी होती है वो डिग्रेड कर जाती है और 10% एनर्जी ही कंजर्व करती है ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज में. Then the ecological pyramids. As already said, ecological pyramids are the graphical representation of different trophic levels. The pyramid of number is where number of individuals are counted at each trophic level. Pyramid of biomass is where biomass at each trophic level is counted. And at last, pyramid of energy, where energy at each trophic level is considered. Firstly, pyramid of number. यहाँ पे हर एक नंबर ऑफ इंडिविजुअल हर एक ट्रॉपिक लेवल पे शो किया जाता है और काउंट किया जाता है. मूविंग ऑन, पिरामिड ऑफ बायोमास. यहाँ पे ड्राई ऑर्गेनिक मैटर हर एक ऑर्गेनिज्म का हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कंसिडर किया जाता है हर एक इकोसिस्टम में. हेयर वी कैन सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे सन की एनर्जी और डिकम्पोजर से जो एनर्जी आती है उससे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को एनर्जी मिलती है और उनकी जो एनर्जी होती है वो 100% बन जाती है. Slowly, as primary producers are consumed by primary consumers, and further as we move upwards, energy जो है decrease होती है till the apex predators, which who only receive 0.01% of the energy that was present in primary producers. बाकी की जो सारी एनर्जी 90% ऑफ द एनर्जी है वो एज एनर्जी लॉस, जो एनर्जी लूज हो जाती है वो in the form of heat होती है. And at the end of each level, decomposers जो भी डेड और डिके मैटर होता है वो डिकम्पोज कर जाता है और अगेन वो डिकम्पोज मैटर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास जाता है. देन वी हैव द पिरामिड ऑफ एनर्जी. इस पिरामिड में हर एक लेवल पे शो किया जाता है कि कितना अमाउंट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स.
Now it is considered as the best representation because overall नेचर जो है इकोसिस्टम का वो इस पिरामिड ऑफ एनर्जी में शो होता है. जो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा अपराइट देखा जाता है बिकॉज जो भी लॉस होता है वो नीचे से चलकर ऊपर जाकर लॉस जो जितना जो भी एनर्जी कंज्यूम होती है वो बहुत कम हो जाती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द producers. Then we have this image that shows the energy flow, which is also known as the universal energy flow model. और इसमें दिखाया गया है कि कैसे इनपुट और आउटपुट एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है. यहाँ पे I shows for input energy, A for assimilated energy, or the portion of input energy that is actually absorbed and used by the body. Nu is the not used energy and P is the production. इनपुट एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एंटर होती है. पार्ट ऑफ इट इज नॉट यूज्ड एंड इट गोज आउट. द रिमेनिंग पार्ट बिकम्स द एसिमुलेटेड एनर्जी. और जो एसिमुलेटेड एनर्जी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्शन, एंड एट लास्ट द आउटपुट एनर्जी. Then we have the concept of succession. ऐसा ग्रेजुअल प्रोसेस जिससे इकोसिस्टम के चेंज में डेवलपमेंट हो और ओवर टाइम हमें पता लगे कि उस इकोसिस्टम में कैसे चेंजेस हो रहे हैं. ये एक काफ़ी प्रिडिक्टेबल जो है या प्रिडिक्टेबल टेम्पररी कम्युनिटीज़ के लिए एक सीरीज़ होती है. और हर एक स्टेज और कम्युनिटी एक सक्सेशनल स्टेज कहलाता है. नाउ दिस इमेज शोज इकोलॉजिकल सक्सेशन, हाउ कैसे एक्सपोज रॉक से जो एक फॉरेस्ट है उसका एक इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है. टाइप्स ऑफ सक्सेशन, फर्स्टली वी हैव प्राइमरी सक्सेशन जहाँ पे सीरीज ऑफ कम्युनिटीज़ जो है वो चेंज करती हैं और अपना जो हैबिटेट होता है वो एक इंटायरली न्यू हैबिटेट जो कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुआ होता पहले वो अपनाती हैं. फॉर एग्जांपल, मूविंग फ्रॉम एक्सपोज रॉक्स टू लाइकेंस एंड मॉसेस, ये एक प्राइमरी सक्सेशन का एग्जांपल है. देन वी हैव सेकेंडरी सक्सेशन जहाँ पे पहले कॉलोनाइजेशन इन कम्युनिटीज़ की हुई थी बट द हैबिटेट ड्यू टू सम रीजन सच एज लैंड क्लियरेंस और फायर, दिस हैबिटेट वाज डिस्टर्ब्ड और डैमेज. तो उस जो उस इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जब वो दोबारा अपनी सक्सेशन दिखाती है तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं. There are different types succession on different types of areas, such as on pond, swamp and bog we have hydrarch or hydrosphere, mesarch or mesosphere on areas with adequate moisture, xerarch or xerosphere on three different areas, again three different parts, lithosphere on bare rocks, samosphere on sand, and halosphere on saline soil. These are steps in an ecological succession. First is nudation, जहाँ पे barren land होता है, कोई भी सिर्फ रॉक्स होती हैं और कोई भी फॉर्मेशन नहीं होती है इकोलॉजिकल इन्वेजन की. देन वी हैव इन्वेजन स्टेप और माइग्रेशन स्टेप. जो बेयर एरिया होता है यहाँ पे नए स्पीशीज़ की एंट्री शुरू हो जाती है. माइग्रेशन जैसे कि डिस्पर्सल, जो जितना भी सीड्स है या स्पोर्स हैं वो वाया विंड और वाटर आते हैं और माइग्रेशन होती है. और यहाँ पे
डिफरेंट और स्पीशीज जो हैं वो यहाँ पे उगते हैं. देन वी हैव एसेसेस और द एस्टैब्लिशमेंट. ये जो स्पीशीज होते हैं ये स्लोली एडजस्ट करते हैं और अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं न्यू एनवायरनमेंट में, तो तब उसे एस्टैब्लिशमेंट और एसेसेस कहा जाता है. देन वी हैव एग्रीगेशन, जहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपना स्प्रेड इंक्रीज करते हैं और नंबर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं. देन वी हैव द कंपटीशन, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ compete करती हैं, जैसे कि लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, और जो भी बेस्ट अडेप्ट कर पाता है या स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वही सर्वाइव कर पाता है. देन वी हैव द रिएक्शन और द स्टेबलाइजेशन, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि प्लांट्स सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं और एरिया को सूटेबल बनाते हैं और स्पीशीज़ के एंट्री के लिए. एट लास्ट वी हैव द क्लाइमैक्स स्टेज, जो फाइनल स्टेज होता है जब एक कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी एक फॉर्म हो जाती है और इसके बाद कोई भी मेजर चेंजेस अकर नहीं होते हैं. Then here we have different zones. Firstly, we have at the poles we have polar zones, or then we have temperate zones between Tropic of Cancer and Arctic Circle, and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. Then we have tropical zone from Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn. Now we are going to start with forest ecosystem. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपाउंड्स जैसे कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और बायोजेनिक गैसेस जैसे कि CO2 और O2 पाई जाती हैं, और बायोटिक कंपाउंड्स जैसे कि ट्रीज, ऑर्किड्स और जैसे प्रोड्यूसर्स, डियर और एलिफेंट्स जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स, स्नेक्स और लिजर्ड्स जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टाइगर और लायन जैसे टर्शरी कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं. There are different types of forests. Firstly, we'll talk about tropical rainforest. ये यूजुअली डेंस होते हैं और इनका जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी हाई होती है और इनकी जो एनुअल रेनफॉल होती है वो भी बहुत हाई होती है. ये एक एग्जांपल है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ, अमेजोन रेन फॉरेस्ट की. दिस इज द स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर वाली लेयर को एमर्जेंट लेयर कहा जाता है, जहाँ पे जो कैनोपी लेयर होती है उससे थोड़ा सा एक्सटेंड करके ट्रीज, जो कई ट्रीज अपने आप को एक्सटेंड कर लेते हैं और मैक्सिमम सनलाइट पाते हैं. देन वी हैव द कैनोपी लेयर और द अपर लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, जहाँ पे मोस्टली ट्रीज जो होते हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं और एक क्राउन और एक डेंस सीलिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे के जो सनलाइट नीचे जो होती है फ्लोर पे, फॉरेस्ट के फ्लोर पे सनलाइट नहीं पहुंचती है और अंडर दिस कई एनिमल स्पीशीज शेल्टर रहते हैं. देन वी हैव द अंडर स्टोरी लेयर, जहाँ पे जो लेयर जस्ट बिलो कैनोपी लेयर होती है, यहाँ पे लाइट थोड़ी कम होती है और ह्यूमिडिटी हाई होती है. देन वी हैव द फॉरेस्ट फ्लोर, जहाँ पे बहुत कम या निग्लिजिबल लाइट पहुँचती है और यहाँ पे यूजुअली डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल पाए जाते हैं. देन वी हैव द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट विच आर ऑल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट. दे आर यूजुअली फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स, जहाँ पे बहुत ड्राई सीजन्स पाए जाते हैं. देन वी हैव द सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ऐसे फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स के बीच में पाए जाते हैं उन्हें सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं. इनका जो टेम्परेचर रेंज और प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स होते हैं वो यूजुअली बहुत डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट से डिफरेंट होते हैं. देन वी हैव टेम्परेट रेन फॉरेस्ट.
विच हैव यूनिक फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और ये टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं। इनकी रेनफॉल लेवल्स हाई होती हैं, लेकिन जो टेम्परेचर्स होते हैं वो माइल्ड होते हैं। एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनकी जो स्पीशीज़ होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती है। क्लाइमेट और स्पीशीज़ बहुत डिफरेंट होती है, बट इनकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो भी हाई होती है, और डेंस वेजिटेशन होती है विच इज़ सिमिलर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट जहाँ जो मॉडरेट क्लाइमेट, डिस्टिंक्ट सीजनल चेंजेस और डेसिडियस और एवरग्रीन ट्रीज के मिक्स के लिए जाने जाते हैं। ये यूजुअली टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं, और इनके यूजुअली 4 सीजन्स होते हैं, जिसमें गर्मियाँ और सर्दियाँ होती हैं। देन वी हैव द एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट को हम बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, या कई टाइगा भी कहते हैं, और ये यूजुअली कॉनिफरस ट्रीज से डोमिनेट होते हैं, इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉनिफरस फॉरेस्ट कहा जाता है। और इनके जो लीव्स होते हैं ये थ्रू आउट द ईयर ऐसे ही रहते हैं, इसीलिए इनका जो नाम है, इनको एवरग्रीन बोला गया है। ये यूजुअली नॉर्दर्न रीजन्स, जो वर्ल्ड के नॉर्दर्न रीजन्स है, उधर पाए जाते हैं, और इनकी जो वेजिटेशन और क्लाइमेट होती है वो एक स्पेसिफिक टाइप की ही होती है। देन वी हैव द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। नाउ इनके जो एबायोटिक कंपोनेंट्स इस इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन पाए जाते हैं, और इनका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट डिफरेंट होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोड्यूसर्स जैसे कि ग्रास और थोड़े बहुत ट्रीज, और प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे कि ग्रेजिंग एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। स्टार्टिंग विथ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ये जो है ये यूजुअली नियर इक्वेटर और पाए जाते हैं, और बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पाए जाते हैं। ऑल्दो इन एरियाज पे ये जो रीजन होता है ये ओवरऑल ड्राई होता है, और पर इनके जो कई बार सीजनल हैवी रेनफॉल्स भी पाई जाती हैं। ये यूजुअली ग्रासेस के साथ डोमिनेटेड होते हैं, बट कई ऐसे ट्रीज भी पाए जाते हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट और फायर रेजिस्टेंट होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जैसे कि जिराफ्स, जीब्रास, टर्माइट्स, वर्म्स, हाइनास और एलिफेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और इनके एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जांपल है द सवानास। देन वी हैव द टेम्परेट ग्रासलैंड। यहाँ पे ट्रीज और शर्ब्स या तो बिल्कुल एब्सेंट होते हैं या फिर रेयर पाए जाते हैं। इनके जो विंटर्स होते हैं उसका टेम्परेचर नियरली -40 डिग्री सेल्सियस, और समर्स में 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एनिमल्स जैसे कि रोडेंट्स, बाइसन्स और वुल्व्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और इनके एग्जांपल है प्रेरीज ऑफ द साउथ अमेरिका, पैम्पर्स ऑफ अफ्रीका, वेल्ड्स ऑफ सेंट्रल यूरोप एंड स्टेपीज ऑफ एशिया। स्टार्टिंग विद पोलर ग्रासलैंड्स, ये स्वेयर कोल्ड और स्ट्रॉन्ग विंड्स वाला एरिया होता है। यहाँ पे जो यूजुअल जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो है आर्कटिक वुल्फ, आर्कटिक फॉक्स और रेनडियर्स। इनके एग्जांपल्स हैं आर्कटिक टंड्रा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्माफ्रॉस्ट। पर्माफ्रॉस्ट एक ऐसे सॉइल, रॉक या सेडिमेंटेड एरिया होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए लगातार फ्रोजन हो, उसे हम पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं। नाउ डेजर्ट इकोसिस्टम, ये नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड को कवर करता है, और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम्स एज वेल, सच एज द ट्रॉपिकल डेजर्ट, जहाँ पे जो अर्थ के सबसे ड्राइएस्ट और हॉटेस्ट प्लेस माने जाते हैं। यहाँ पे रेनफॉल या तो बिल्कुल मतलब बहुत नेग्लिजिबल होती है, या फिर बहुत कम होती है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सहारा डेजर्ट, कलाहारी डेजर्ट, थार डेजर्ट और मेक्सिकन डेजर्ट्स।
देन वी हैव द टेम्परेट डेजर्ट्स, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डेजर्ट काफ़ी कोल्ड होता है, और जो फ्लोर होता है टेम्परेट डेजर्ट का वो यूजुअली रादर देन सैंड, रॉक्स और छोटे पेबल्स से कवर होता है. एग्जाम्पल्स आर मोहावे एंड सोनोरन डेजर्ट्स. देन वी हैव द कोल्ड डेजर्ट्स विच अकर इन टेम्परेट रीजन्स और हाई एल्टीट्यूड्स. जो यहाँ के टेम्परेचर्स होते हैं वो समर्स में हाई होते हैं, बट जो विंटर्स में इनके टेम्परेचर्स काफ़ी लो चले जाते हैं. इनके एग्जांपल्स है अटाकामा, गोबी डेजर्ट, ग्रेट बेसिन और नामिब डेजर्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉन्ड इकोसिस्टम विच इज़ अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. और इस इकोसिस्टम में जो भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं. दीज आर डिफरेंट जोन्स ऑफ अ पॉन्ड, जिसकी लिटोरल जोन जो सबसे क्लोजेस्ट होता है शोर के, लिम्नेटिक जोन जो पॉन्ड का ओपन वाटर होता है या जो ऐसा एरिया जो नेकेड आई से विजिबल होता है, प्रोफंडल जोन जो लिम्नेटिक जोन के नीचे होता है, और सबसे नीचे और द फ्लोर ऑफ पॉन्ड इज कॉल्ड एज बेंथिक जोन. नाउ पॉन्ड इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर्स सच एज लाइट, हीट, वाटर और मिनरल्स पाए जाते हैं, और प्रोड्यूसर्स जैसे कि एल्गाए और हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं. जो कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स सच एज प्रोटोजोआ, सेकेंडरी कंज्यूमर्स सच एज लार्वे एंड टर्शरी कंज्यूमर्स सच एज फिशेज एंड शार्क पाए जाते हैं. एंड एट लास्ट डिकम्पोजर्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोब्स. Then organisms of aquatic ecosystems such as planktons, nectins, neustons, benthos, and periphytons. Then we have the zoonotic or the stratification. Firstly, we have epilimnion, or the warm or the lighter circulating surface layer. Then we have the hypolimnion, which is the cold or the non-circulating bottom layer. There are different types of lakes, such as the oligotrophic lake, which are low in nutrients, the eutotrophic lakes, which are high in nutrients. Then we have the dystrophic lakes, which have low pH, और इनका जो कलर होता है ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर, इनका यूजुअली कलर ब्राउन होता है. एंडेमिक लेक्स which are ancient and have endemic fauna or unique species of fauna. Then the desert salt lakes, जहाँ पे जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो यूजुअली ज़्यादा होता है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और ये यूजुअली एरिड और डेजर्ट रीजन्स में पाए जाते हैं. वोल्केनिक लेक्स जो वोल्केनोस के क्रेटर से फॉर्म हुए होते हैं. मेरमिक्टिक लेक्स जैसे कि जो परमानेंट स्ट्रैटिफाइड जो रीजन्स होते हैं उससे फॉर्म होते हैं, और जो इनका जो सबसे बॉटम लेयर होता है वो यूजुअली ऑक्सीजन लैक करता होता है. देन वी हैव द आर्टिफिशियल और द मैन मेड लेक्स. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रीम्स. फ्लोइंग वाटर यूजुअली यूनिडायरेक्शनल होता है, और जो हाई स्ट्रीम से अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम चलता है. There are different types of microhabitats that are within these streams, और plants और animals जो है वो इस वाटर फ्लो के अंदर, इन कंडीशंस के अंदर जो जीना सीख चुके होते हैं. There are different stages such as the mountain highland, which are the young rivers, second phase or the middle-aged rivers, third phase or the old rivers. Now oceans also have trophic phases of their own. Firstly, we have the seaweed or the producer region.
which are further consumed by primary consumers, which are the parrotfish. Then the secondary consumers, which are the sharks, and the tertiary consumers, which are the killer whales. ओशंस जो है वो एक मरीन इकोसिस्टम होता है और इनका जो डाइवर्सिटी होता है और हैबिटेट्स होता है वो एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी का हैबिटेट होता है. और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जैसे कि सीवीड्स, मरीन एल्गे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स सच एज प्रोटोजोन्स, मरीन invertebrates, marine vertebrates, and zooplanktons. There are different zones such as the coastal zone. Then we have the open sea zone, which are further divided into three parts. Euphotic zone, which have abundant sunlight और photosynthetic activity जो होती है वो यहाँ पे highest होती है. Then we have the bathyal zone, which received some to no light. And at last we have the abyssal zone और the dark zone जहाँ पे कोई भी light नहीं पहुँचती है. Thank you. That is all for Unit 2. We'll meet in the next video.